2015-16 की बात है। ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और इन्होंने तब टर्की का हेल्थ केयर का जो सिस्टम था ना उसको कॉपी करने की कोशिश की कि जनाब हम जो उनसे है ना आपकी इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे भी किसी के पेट में दर्द हुई है ना तो वो भी मुंह चुको और ले जाओ। सबसे पहले लो हाँ वो कि जी हमारे जो बड़े अस्पताल है ना वहाँ वो बहुत ओवर बर्डन है। हम जितना मर्जी उनको फैसिलिटेट कर ले, आपका जो देहात का या कहीं का भी जो पेशेंट है उसके अगर कोई मसला मसाइल हुआ है तो इमीडिएटली वो पहले बीएचयू में जाए। बीएचयू वाला डॉक्टर उसको अगर रेफर करेगा तो फिर आरएचसी वाला उसको एंटरटेन करे। सर्वे करवाया गया डॉक्टर से गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है ना, कि अगर डॉक्टर आपको एक मेडिकल ऑफिसर को, एक डेंटल ऑफिसर को या एक कंसल्टेंट को इस तरह डिफरेंट जगहों पे सपोज भेजती है तो आप क्या पर्क्स लेना मुनासिब समझेंगे? आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भी इस तरह की कॉल्स आती होंगी, डॉक्टर साहब बैठे हैं या मुझे वो टाइम दे जिसमें आप बिल्कुल फ्री हो। बिल्कुल फ्री मैं आऊं और सीधा चेयर पे बैठूं आके और चेक करवा के वापस चला। मैं फिर उन्होंने संडे तक कह देना कि मैं उस दिन होवांगा भी नहीं तो मैं फ्री भी होवांगा। कि मेरे पेट में दर्द हो रही है फलां उसको उन्होंने जनाब वेटिंग एरिया में बिठा दिया और वो तकरीबन 6-7 घंटे बैठा रहा वहां पे। जो है ना वो दही लेने निकले होते हैं, वो कहते हैं कि यार दही तो लैब जा ही रहे हैं, रात विच को डॉक्टर भी बैठा, चलो इन्हें दान भी खाना चाहिए। नहीं तो अब कोई सवाल है कि किसी भी सरकारी महकमे का अफसर, मैं ये नहीं कह रहा कि सीएसपी हो या पीएमएस हो, मैं टेक्नोक्रेट ऑफिसर किसी और महकमे जंगलात इरिगेशन, वो अफसर से ये कभी ऐसे बात नहीं कर सकता, वो आगे से जूती उतार लेगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया डेंटल बैटिक सेशन में एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने इंटरनेशनली देखा होगा कि एक प्रॉपर निज़ाम बना होता है डिफरेंट पेशेंट्स की मूवमेंट के लिए, फ्रॉम अ बीएचयू टू एन आरएचसी और उसके बाद टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। बीएचयू इज़ बेसिक हेल्थ यूनिट, आरएचसी इज़ रूरल हेल्थ सेंटर और टीएचक्यू इज़ टर्शरी हेल्थ केयर, तहसील हेडक्वार्टर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी होता है। उसके बाद फिर वो आगे यही जो तरीक़ेकार है पेशेंट का आगे मूव करने का, यही हमारे यहाँ ऑन पेपर अगेन इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो रेफरल सिस्टम है वो उस तरह का नहीं है, क्योंकि आपको देखने में सामने आएगा कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा रश होता है और बीएचयू या आरएचसी के अंदर उतना रश नहीं होता, और वो सारे जो पेशेंट होते हैं वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर, बजाय कि वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे या आरएचसीज में रिपोर्ट हो और उसके बाद वो आगे रेफरल सिस्टम के ज़रिए से आगे चले। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश ना बने। क्योंकि आप अब में से अगर कोई कभी भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया होगा तो सबसे बड़ा जो मसला आपको सामने आया होगा वो यही होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, ये हमारी तरफ से एक छोटा सी समझ लीजिए कि थोड़ी सी इनपुट है कि इसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। तो आप बात का आगाज़ करेंगे। आज स्पेशली हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जो है ना डॉक्टर नुमान तारिक को बुलाया, और डॉक्टर नुमान तारिक जो है ना वो डॉक्टर नुमान तारिक ने प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग की हुई है। तो हम इन्हीं से बात का स्टार्ट करेंगे कि डॉक्टर नुमान तारिक हमें बताएं कि ये किस तरह से, पहले नंबर के ऊपर ये सिस्टम किस तरह से चलना चाहिए और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अच्छा सर जी, इस तरह है कि बाहर के ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ना वहाँ पे ये नहीं होता कि कोई भी पेशेंट अगर बीमार हुआ ना तो मुंह उठाया और जनाब वो सबसे बड़ा जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ चला गया। वहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है। वो नियरेस्ट जो भी आपका हेल्थ यूनिट होता है उस पर पहले जाके चेक करवाता है, वो उसको वैल्यूएट करते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको फिर अपने से अपर लेवल पे रेफर कर देते हैं। वो वहाँ पे उसको वैल्यूएट करते हैं कि यहाँ होगा कि नहीं, इस तरह। तो फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो उनसे ना पेशेंट आगे ट्रांसफर होता है। इनिशियल फर्स्ट एड हाँ, लकीली मुझे याद है कि मैंने थोड़ा सा इस पे जब होमवर्क किया मुझे थोड़ा पता लगा कि 2015-16 की बात है। ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और इन्होंने तब टर्की का हेल्थ केयर का जो सिस्टम था ना उसको कॉपी करने की कोशिश की कि जनाब हम जो उनसे है ना आपकी इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह आप म्यो चले जाएं, सर्विसेज चले जाएं, वो गुजरांवाला में भी किसी के पेट में दर्द हुई है ना तो वो भी मुंह चुको और ले जाओ, सबसे पहले लो। हाँ वो कि जी हमारे जो बड़े अस्पताल है ना वहाँ वो बहुत ओवर बर्डन है। हम जितना मर्जी उनको फैसिलिटेट कर लें वो फिर भी भरे ही रहते हैं, ठीक है।
तो उस चीज को मैनेज करने के लिए इन्होंने कहा, टर्की से बाकायदा हेल्थ की टीम आई, उन्होंने यहाँ पे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा सा स्टडी किया। देन यहाँ से कुछ लोग गए वहाँ पे, उन्होंने उनके हेल्थ केयर सिस्टम को किया, फिर उस पर वर्किंग शुरू होगी कि जी हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर। और बेसिक उस पर यही था कि आपका जो देहात का या कहीं का भी जो पेशेंट है, उसके अगर कोई मसला मसाइल हुआ है तो इमीडिएटली वो पहले BHU में जाए। BHU वाला डॉक्टर उसको अगर रेफर करेगा तो फिर RHC वाला उसको एंटरटेन करे, अदरवाइज वो उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा। अगर वो पेशेंट डायरेक्ट सपोज उठ के THQ चला जाता है, ठीक है ना, तो वो THQ वाले उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो कहेंगे भजन पहले आप स्टेप बाय स्टेप आए, ठीक है। इससे बड़े अस्पतालों का जो रश है ना वो कम हो जाएगा, और सिर्फ जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो ही वहां तक पहुंच सकेंगे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमारा कंसल्टेंट लेवल का जो बंदा है ना वो ज्यादातर THQ या RHC या DHQ वगैरह में या टीचिंग हॉस्पिटल में वहीं पे बैठे होते हैं, BHU वगैरह में जरा कम होते हैं, ठीक है। फिर मुझे थोड़ा सा और होमवर्क करने पे पता लगा कि जी उस दौर में थोड़ा सा ये भी शुरू किया गया कि एक सर्वे करवाया गया डॉक्टर से गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है ना, कि अगर डॉक्टर आपको एक मेडिकल ऑफिसर को, एक डेंटल ऑफिसर को या एक कंसल्टेंट को इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे सपोज भेजती है तो आप क्या पर्क्स लेना मुनासिब समझेंगे। व्हाट डू यू वांट, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपको क्या रिहाइश चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चनेयर में। गवर्नमेंट ने इस चीज़ का सर्वे भी किया, ठीक है ना, उसके डेफिनेटली इनको रिजल्ट्स भी आए होंगे। मैंने खुद भी वो, मुझे याद है उस दौर में मैंने ये फॉर्म फिल किया था, मुझे किसी दोस्त ने भेजा था कि यार ये फिल करें, ताकि हम ना चाह रहे हैं कि जो हमारा कंसल्टेंट या बड़ा डॉक्टर है ना वो अगर अच्छे पैसे उसको दिए जाएं तो वो बड़े शहर से बाहर निकल के पेरिफेरी में भी जा सकता है, पेरिफेरी में जा सकता है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तब थोड़ा सा गवर्नमेंट डगमगाई। वो याद होगा आपको, चीफ जस्टिस साकिब निज़ार साहब आए थे, उन्होंने आके उनका, हमें तो यही सुनने में आया था कि जी उनके किसी बच्चे का कोई एडमिशन का मसला बना, उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टरों के वॉट लगा दूंगा। उन्होंने ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट था ना वो उठाया, उसको सू मोटो एक्शन लिया और रद्दी की टोकरी में। PKLI के साथ उन्होंने ये भी बेशर्मी की, PKLI के साथ भी उन्होंने ये किया था, ठीक है ना। और वो सारे के साथ, जो कि मेरी नजर में एक बहुत अच्छा, अगर वो चल जाता मॉडल और वो हमारे यहाँ पे बड़ा कामयाब होना था, डॉक्टरों के लिए भी जॉब्स भी बढ़नी थी डेफिनेटली। आपका कंसल्टेंट लेवल का बंदा देखें जी RFC लेवल पे भी बैठा होता, ठीक है ना, अगर उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों ना जाता वहां पे। लेकिन वो खैर उन्होंने उठाया क्योंकि उन्होंने किड निकालनी थी गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने चुका सारा कुछ और वो खत्म। मुझे उनसे याद आया साकिब साहब, डैम वाले भाई, हाँ जी, डैम वाले भाई, और जब उनको ना बड़ी तकलीफ ही PKLI के सईद साहब जो थे मेरे ख्याल, जी 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 जी, एक से ना वो ये मसला था कि उनको कहते तुम्हारी 25 लाख सैलरी किस तरह हो सकती है। वो भाई वो प्रोफेसर है सर, मतलब इतना बड़ा 25 लाख ना, वो ना ये मेडिकल अफसर यूके में कमाता है महीने का, ऐसे ही है। और अल्लाह माफ दे, और उसको बाहर से स्पेशली बुलवाया गया था जी। मैं यही बात कर रहा हूँ कि खुद भाई ये जो हमारे, मैं अभी कुछ जानना हो जाए अदालती ने बुला ले, खुद मैं कोई बात नहीं चलेगा, इजाज़त की मैं बात करूंगा, मैं नॉट ऑन द ओहदा कि जिस ओहदे से वो रिटायर हुए माशाल्लाह 15-16 लाख तो सैलरी होती है, जो पर्क्स वगैरह होते हैं डाल डूल के 25 लाख के से 30 लाख के डॉक्टर साहब अभी एक इस कैपेसिटी पे पढ़ते हैं फिर सर। ये वो डॉक्टर ज्यादा पढ़ा लिखा recently तबका है ये एज कंपेयर टू मैं बाकी अदर प्रोफेशंस। अखबार पढ़ रहा था, ये नहीं, इसलिए मैंने नवाज कहा शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है ये पाइन एवेन्यू पे, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, उसके डीन की ऐड आई हुई थी कि जी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का हमें डीन रिक्वायर्ड है। जाहिर बात है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा थी कि एज और वो क्वालिफिकेशन एंड ऑल दैट, काफी मतलब हाई एंड कोई बंदा चाहिए था उन्हें। और उसकी सैलरी में मेरा एक दफा थोड़ा सा त्राह निकल गया, 3 मिलियन पर मंथ, 30 लाख पर मंथ। डेफिनेटली उस लेवल का बंदा जो जिस लेवल का गवर्नमेंट चाह रही थी, डेफिनेटली वो इस टाइम शायद इससे ज्यादा ही कमा रहा हो, ठीक है ना। तो वो अपने पर्क्स छोड़ के अच्छा आप उसको पैकेज देंगे तो वही आएगा, या बाहर से अगर आपको कंसल्टेंट चाह रहे हैं तो अच्छे पे करेंगे तो ही बाहर से कोई बंदा आएगा। NHS में एक एवरेज जो हमारा देसी मेडिकल ऑफिसर 6,000 पाउंड या 5,000 पाउंड कमाता है, उसको कन्वर्ट करने की तरह बनता है। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, मतलब क्या यहाँ पर आके उनकी वैल्यू जरा गिर जाती है। मैं एक व्लॉग देख रहा था, उसमें US का था, उन्होंने कहा कि जी जो एक वो खड़े हुए थे किसी 5 स्टार होटल के बाहर, और वहां से जो लोग निकल रहे थे और उनकी गाड़ियां शाड़ियां बड़ी उनको लेने आ रही थी,
पहले जो की हुई थी, कोई फरारी आ रही है, कोई बुगाटी आ रही है एंड ऑल दैट सारा, तो वो उनसे पूछ रहा था कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, यस, ठीक है ना। ये तो पूरी सीरीज उसमें चलाता है। 10 लोगों में से मुझे याद है, जो मैंने क्लिप देखा था, 10 में से 3 4 5 के करीब तो सिर्फ मेडिकल वहां डॉक्टर्स ही थे, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे लॉयर्स आए वहां पे, फिर एक दो बीच में थे जो मीडिया से ताल्लुक रखते थे। तो उन्होंने कहा जी बाहर के यहाँ पे जो उनसे ना डॉक्टर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, और वो बहुत हाई एंड पे, मतलब उसकी पे होती है। यहाँ पे आप देख यहाँ का मोटरसाइकिल पे आ रहा होता है, जनाब, रिश्के पे आ रहा यहाँ होता का है, रजिस्ट्रार भी मोटरसाइकिल पे आ रहा होता है। नहीं, वो वाला रजिस्ट्रार इसके पीछे सपोर्ट नहीं आती है। तो बैठे हुए सर वो एक्सेप्शनल केस है ना, अदरवाइज सर की बात ठीक है। मैंने वो एपी भी देखे हैं जो मोटरसाइकिल पे आते हैं, या वो उन्होंने वैगन लगवाई होती है जिस पे आ रहा है मोटरसाइकिल पे सर। लेकिन आप इस चीज को इस नजरिए से देखें ना कि ये कितना अलमिया है इस मुल्क के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये इतनी टॉप नॉच पढ़ी लिखी, मतलब डॉक्टर बनना, हम आप लोगों को भी पता है सर। देखें कितनी वो, आपने जरा एग्जाम के दिन जरा याद करें। नहीं, गद्दियां गल्ला नहीं मैं याद कर रहा। आप छोड़ दे, पाकिस्तानी मेंटालिटी चेक करें यहाँ पे भी और बाहर जाके भी किया है। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जी मैं अपने ना एफसीपीएस के अलाउंस के लिए, सरकारी जॉब थी तो अलाउंस के लिए करेंगे जी, मैं कंसल्टेंट मांगी हूँ, वो मैं एमओ, लेकिन अगर टर्शरी केयर में नहीं तो ये भी अजीब सा सूल है कि जी अब वहीं पोस्टिंग ट्रांसफर जो भी आपने उसकी प्रमोशन करनी कर, तो जैसे सबकी होती है, नहीं दोबारा पीपीएससी आए, फिर वो कंसल्टेंट अप्लाई करे एपी के लिए, फला 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 फला, बूढ़ा हो जाए यानी। अच्छा वो डॉक्टर साहब ने उम्मीद कोई नहीं सी कि आएगी। उन्होंने कहा यार मेरा कोई, मैं उनको पता लगा कंसल्टेंट का अलाउंस मिलता है। उन्होंने कहा जी जाके सेक्रेटरीट पता किए, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब जी बिल्कुल बनता है 5000 रुपया महीना। तो उसने कहा मैं एफसीपीएस हूँ और मैं कहता तो आप अकेली थोड़ी दिन बड़ी फिर रही, ये आप उसने क्लियर करके बात की। फिर एक और डॉक्टर साहब है, मेरी रिलेटिव है, बाहर होती है गल्फ कंट्री में, उनकी कोई छुट्टी का मामला था अपनी एचआर के साथ, तो वो एचआर जो है जी पाकिस्तानी थी। उसने कहा यार मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं 15 दिन की छुट्टी नहीं अपने घर जाने के लिए ले सकती, तो कहती नहीं बनना था ना डॉक्टर। वहां पे भी इस पाकिस्तानी ने ये हरकत की, यानी कि ये मेंटालिटी पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियों का, क्योंकि इन्हें पता नहीं ना, जो असल में नॉन मेडिकल लोग हैं ना, उनको पता नहीं कि इसके पीछे मेहनत कितनी है। वो कहते जी वो समझते हैं जैसे हम सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ के आए, ये भी पढ़ के आए हैं। जबकि मेरे अब्बा जी वैसे कहते होते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम जो है वो बेरोजगार पैदा करने की एक मशीन है जो बेरोजगार पैदा करी जा रही है। और हम एनुअल सिस्टम के पढ़े हुए हैं, और हम हमारे साथ ये सलूक, जिस तरह सर आपने बताया कि उन्होंने कहा जी नहीं बनना था डॉक्टर। मेरा मतलब है आप देखें एक डॉक्टर को ये बात कह रहे हैं। इन लोगों को कदर तब होगी जो डिक्लाइन आ रहा है ना मेडिकल का इस मुल्क में। आज से 10 साल बाद देखिएगा यहाँ क्या हाल होता है। उम्मीद तो यही है कि 10 साल बाद के जो हालात हैं वो बेहतर होने चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन जिस तरह के अभी के हालात हैं, जिस तरह की अभी की इम्प्लीमेंटेशन है और जिस तरह से अभी हुकूमत चल रही है, और जैसे मेडिकल और डेंटल के हालात चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि ये जो हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अच्छी चेंज आएगी, वो नहीं आ सकेगी अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं डॉक्टर साहब कि अगर लेट से हम ये इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा रौला क्या है? सर रोला अवाम की इस टाइम मेंटेलिटी खुद है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, सबर नहीं है यहाँ पे लोगों में, ठीक है ना। वो यहाँ पे हर बंदा कहता है कि मैं अगर घर से निकला हूं ना तो अगला बंदा मेरे लिए फारिग बैठा हो। आप माशाल्लाह खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भी इस तरह की कॉल्स आती होंगी, डॉक्टर साहब बैठे हैं या मुझे वो टाइम दे जिसमें आप बिल्कुल फ्री हो। बिल्कुल फ्री, मैं आऊं और सीधा चेयर पे बैठूं आके और चेक करवा के वापस चला। मैं फिर उन्होंने संडे तक कह देना कि मैं उस दिन होऊंगा भी नहीं तो मैं फ्री भी होऊंगा। आके बैठ के काम करा के चले जाना, मैं उधर बैठ के दम करता हूं। मतलब ये मेंटालिटी है ना लोगों की। अगर गवर्नमेंट कुछ करना भी चाहे ना तो फौरन से फिर अवाम का नेगेटिव रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। लै हुन सी इत्थे जाइए, हुन सी उत्थे जाइए, ठीक है ना। तो एक तो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है हमारी आवाम के अंदर मौजूद है कि वो ये नहीं देखते कि कोई सीरियस उनको जो केस है वो उनकी जगह के ऊपर काम उसका हो रहा है या उसका काम हो उनकी जगह के ऊपर। एक तो ये वो ये नहीं सोचते। दूसरे नंबर पे जो मेरे नज़दीक शायद एक और प्रॉब्लम शायद आएगी, वो ये आएगी कि अगर हम BHUs और RHCs को इतने अच्छे लेवल के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो हमें वहां पर इक्विपमेंट भी उसी लेवल का चाहिए हो। डेफिनेटली सर, वहां पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपका BHU RHC वगैरह भी जो उनसे ना इस लेवल के हो सकते हैं कि वहां पे आप कंसल्टेंट बिठाएं,
आप उनको अच्छा पे करें, अच्छा फैसिलिटेट करें, क्यों नहीं बैठेगा वहां पे वो? एग्जैक्टली, ठीक है ना। और वहाँ पे इक्विपमेंट उतना कहाँ से इक्विपमेंट दें वहां पे अच्छा। क्यों बैठाएं? मेरी बात सुने, कंसल्टेंट बैठाने के लिए ना आपको सबसे पहले तो उसे एक कंसल्टेंट लेवल की सैलरी देनी पड़ेगी, जो आपको यू कैन इमेजिन तो दें ना। वो उसके लिए आपको अपनी मैम मारनी पड़ेगी। जेब में से 5-7 लाख पैसे रुपए निकालना कम बड़ा से कम मुश्किल है। he deserves। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने सेहत का जो बजट देखा है, अभी बजट के अंदर कितना कितना आपने वो बजट का हिस्सा देखा होगा? सर मैंने देखा है, लेकिन उसमें जो मुझे समझ आई है ना वो यही है कि आटे में नमक के बराबर जो है ना वो हेल्थ को दिया गया है। तो इसमें अगर वो यही करना है कंसल्टेंट कहाँ से हायर करेंगे? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता फिर। अब एक कंसल्टेंट रखने के लिए इन्हें पता क्या चीजें देनी, वो भी गांव में भेजने के लिए कम से कम इतना उसको, या तो अगर ज्यादा सैलरी नहीं देनी तो गड्डी दियो, पेट्रोल दियो, ड्राइवर दियो, एक चंगा घर दियो, ए देन दे पीछे ना घूमा था कोई 5-7 करोड़ लग गया, वो मर जाने नहीं देंगे। अच्छा मैं आपको जो भी बात वो कर जो रहा अपना खाना है था, वो नहीं खाया मैं जाएगा। रेफरल सिस्टम वाली जो उनसी बात कर रहा था, मुझे एक वाकया याद आ गया। मेरे एक अजीज हैं, वो इंग्लैंड में जो है ना डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया कि जी हमारे पास इस तरह ना ऐसे रैंडमली पेशेंट आया कि जी मेरे पेट में दर्द हो रही है फलां, उसको उन्होंने जनाब वेटिंग एरिया में बिठा दिया और वो तकरीबन 6-7 घंटे बैठा रहा वहां पे। वो अंकल जी जो से थे ना, उसको उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। वो अक के जब उन्होंने कहा ना कि जनाब मेरी मतलब क्या चाह रहे हैं, तो उसने कहा यू आर नॉट इन इमरजेंसी, ठीक है ना, आप तो एक तो बाईपास करके आए हैं सारे सिस्टम को, अब आप वेट करें, यहाँ पे आपसे ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। पता सर 2-3 घंटे वेट करते हैं वहाँ। यहाँ पे क्या है, आपके पेट में दर्द हो रही है, किसी के पे उठता मुंह उठाता सीधा प्रोफेसर के उसके कमरे में, प्रोफेसर के कमरे के बाहर, चलो जी मुझे चेक करो। यार इमरजेंसी में दांत का दर्द दिखाने रात को मुझे पहुंच जाएंगे हल्का सा। और सर मैंने एक वो अपने फेलो से एक वाकया सुना था। रात को उसकी ड्यूटी थी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर, रात को सोया हुआ था बेचारा, क्या वो उसकी ड्यूटी है रात की, ऑन कॉल था, तो उसको कॉल मसूल हुई है, तो उसने यही कहा था कि वो मैं लंघ रहा सी तो मैं कहा यार वो दांती बखाना जा लंघ तो मैं कहा यार चलो दांती बखाना जा। तो हमारे यहाँ पे जो है ना वो दही लेने निकले होते हैं, वो कहते हैं कि यार दही तो लैन जा ही रहे रात विच को, डॉक्टर भी बैठा, चलो इन्हें दांत भी बखाना चाहिए। ये तो अक्सर आपके साथ होता है, एक पेशेंट आया साथ पूरा लाम लश्कर आया था, एनु भी जरा नजर मारना, एनु भी जरा नजर मारना। मजे की मेंटालिटी एक सुनाता हूँ मुझे एक वाकया, मतलब मैंने सुना है, डॉक्टर साहब ने बताया मुझे, कहते हैं कि हम ना हाउस जॉब में ना बड़ी मुश्किल से 16 घंटे ड्यूटी कर चुके थे, रोटी खाने का 15 मिनट मिले, तो मैंने अपनी कुलीग से जाके चलो यार खाना खा के, कहती हम अपना शॉपर पड़े खाना खाने लगे, तो पीछे से 2 लड़के कहती ओए ये खाना खाने लगी, इससे पहले खाना खाए और इनको पकड़ते, वो पेशेंट के अटेंडेंट थे, कहती हमने अपने कानों से सुना है, मतलब इतनी बेहिसी कि हम खाना खा रहे हैं कि नहीं, इनको खाना नहीं खाने देना। नहीं जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी अवाम। इख्तिताम करते हैं अपनी इस वीडियो का। जनाब अरबाब इख्तियार, आपको अगर चाहते हैं कि हेल्थ केयर निज़ाम बेहतर हो और वाकई अवाम फैसिलिटेट हो, तो बजाय कि अपने टिकटॉक वाला जो माहौल बना हुआ है उसको आप मज़ीद बढ़ावा दें, या आप बिला वजह या बिल वजह या बिला वजह जा के डॉक्टर्स को ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर बेइज्जत करें, बेहतर है कि अपने निज़ाम की दुरुस्तगी इस तरह से की जाए कि आपके पास सारे का सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है निज़ाम की वो प्रॉपर तरीके से हो और पेशेंट का रेफरल सिस्टम जनरेट हो। हम ये नहीं कहते कि आप जो है वो पेशेंट को जो हम 6-6 घंटे वेट करवाते हैं, अभी भी यहाँ पे पेशेंट कोई भी 6-6 घंटे वेट नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट उसका रेफरल सिस्टम तो इतना अच्छा हो कि आपके जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा रश ना बने। आप एक दफ़ा जाकर देखें वहाँ पर रश बन क्यों रहा है जनाब, फिर उस रश को बैक ट्रैक करें कि वो कहाँ से बन रहा है। अगर आपके पास रेफरल सिस्टम ही कोई नहीं है और आप आके एमएस के ऊपर चढ़ावा बोल दें कि जी ऐसे के तैसी आपने यहाँ पर इतना रश कर दिया है, आप यहाँ पे क्यों नहीं कुछ कर रहे, यहाँ पर क्यों नहीं कुछ करे, तो जनाब ज़रा ग्रास रूट लेवल से इसको लेके चलें। हर चीज़ अगर बेसिस से स्टार्ट हो तो तभी आगे तक बढ़ सकती है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप दरमियान में पकड़ मैं सर उस सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूँ जो जी स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो जनाब वो कहते हैं जी ऐसी गलतियों में ना कोई गलती उनकी अपनी थी, डाल डॉक्टर में देते बुला के अंदर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जूतियों से मारूंगा। 18वें 19वें 20वें ग्रेड के डॉक्टर हैं, हाँ। उनको ये बात कर रहे हैं मैं तुम्हें जूतियों से मारूंगा, सजाएं बाद में दूंगा। मेरा फिर वही सवाल है कि किसी भी सरकारी महकमे का अफसर, मैं ये नहीं कह रहा कि सीएसपी हो या पीएमएस हो, मैं टेक्नोक्रेट ऑफिसर किसी और महकमे जंगलात इरिगेशन, वो अफसर से ये कभी ऐसे बात नहीं कर सकता, वो आगे से जूती उतार लेगा। उसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है,
मैं बात बताऊं सर, हम डॉक्टर्स में ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हम पहले एक दूसरे की टांगें खींच लें, जब वो अगले देखते हैं कि एक दूसरे के सके नहीं है तो फिर हमारे सरों पे जूते divide and rule है ना। हो गई ना सर इस लिहाज से वकीलों में बड़ी अच्छी और ये बात मैंने मुझे किसी एक डॉक्टर जो अस्पताल का था उसने बताई, उसने कहा कि एक वन ऑफ द डॉक्टर ने ये रिकॉर्ड कर ली है। मैंने डॉक्टर साहब ने किया, आपको रिकॉर्ड करने के बजाय ना मुंह पे जवाब दे देना चाहिए था, अगर तो बात सच्ची है। अगर तो ये बात सच्ची है। चलो नाज़रीन करम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपनी कीमती आरा का ज़रूर इज़हार करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे तमाम कंटेंट को देखने का भी और अपनी कीमती आरा का इज़हार करने का भी। इंशाल्लाह अगले बैठक सेशन तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।